to new chapter. नए चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे. These are the constituents of food. These are nothing but the biomolecules. अब फूड क्या है? तो फूड का मीनिंग होता है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का सोर्स रहता है. तो दैट इज मटेरियल which is required by all living organism for the production of energy. जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, ऐसे फूड के अलग अलग फॉर्म यूटिलाइज करते हैं. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स जो रहते हैं दे आर मेनली यूटिलाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और वो जो एनर्जी रहती है दैट एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू एंड रेगुलेशन ऑफ अदर लाइफ प्रोसेसेस. यानी लाइफ के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहते हैं, जितने भी प्रोसेसेस रहते हैं या फंक्शंस रहते हैं, वो प्रोसेसेस या फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है? फूड यूटिलाइज किया जाता है. अब बैलेंस्ड डाइट किसे बोला जाता है? बैलेंस्ड डाइट बोले तो दैट डाइट कंटेन्स all the essential components required by the body. यानी जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स है, वाटर है, और वो भी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में है कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होना चाहिए या सिर्फ फैट्स ही नहीं होना चाहिए. उसके अंदर साथ में प्रोटीन्स भी स्पेसिफिक अमाउंट में रहना चाहिए, विटामिन मिनरल्स भी स्पेसिफिक अमाउंट में रहना चाहिए, उसमें वाटर भी रहना चाहिए. ऐसे फूड को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट बोले तो वो फूड खाने से हमको बॉडी के एक्टिविटीज के लिए, प्रोसेसेस के लिए या फंक्शंस के लिए सभी इसेंशियल मिनरल्स या जो भी कंपोनेंट्स रहते हैं वो ऑब्टेन रहना चाहिए in the optimum properties and quantity suitable for maintaining the body in perfect state of health, activity and development. बोले तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे रहने चाहिए कि जो बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट या जो भी अलग अलग एक्टिविटीज रहते हैं वो परफॉर्म करने के लिए ये सभी न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये स्पेसिफिक अमाउंट में रहना चाहिए. अब वेरियस सब्सटेंसेस ऑफ बैलेंस्ड डाइट आर कार्बोहाइड्रेट्स. अभी जो मैंने बताया कि जो फूड है तो फूड के अंदर 60% कार्बोहाइड्रेट्स रहना चाहिए, प्रोटीन्स 15% रहना चाहिए, फैट्स 25% रहना चाहिए, मिनरल विटामिन्स या वाटर, रफेज
वो भी स्पेसिफिक अमाउंट में। रफेज बोले तो फाइबरस जो फूड रहता है वो भी स्पेसिफिक अमाउंट में रहना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट 60% में क्यों रहना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ एनर्जी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर प्रोटीन 15% रहना चाहिए, 15%, क्योंकि वही प्रोटीन के थ्रू वी गेट द बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज। बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने वाले, बिल्ड करने वाले जो एक्टिविटीज रहते हैं वो प्रोटीन के थ्रू मिलते हैं। फिर फैट्स 25% रहना चाहिए, क्योंकि फैट्स के थ्रू भी एनर्जी मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे फैट्स एनर्जी के साथ में दूसरे अलग अलग फंक्शन भी करते हैं, मगर मेनली दे आर आल्सो यूटिलाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर मिनरल्स यूटिलाइज करना चाहिए, विटामिन यूटिलाइज करना चाहिए, वाटर एंड रफेज ये भी यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट शुड हैव carbohydrates, proteins and fats in the ratio of 3/5। 3/5 बोले तो अप्रोक्सीमेटली 60% या 1/3 is to 1/5 रिस्पेक्टिवली। तो ऊपर जो परसेंटेज दिया गया है उसको ही अलग फॉर्म में बताया गया है। 60% कार्बोहाइड्रेट, 15% प्रोटीन और 23-5% फैट उसके अंदर, फूड के अंदर रहना चाहिए। तो बैलेंस्ड डाइट शुड हैव, हाँ ये हो गया। द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट आर, अभी बैलेंस्ड डाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है दैट इज द वाटर। अब देखो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहते हैं उसके लिए जो वो एंजाइम्स को साइट प्रोवाइड करने वाला जो मॉलिक्यूल रहता है वो वाटर रहता है। यानी कोई भी एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो वाटर के प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। तो वाटर क्या है, तो इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का मेन कंपोनेंट है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 65% of water and about 75% of this water is प्रोटोप्लाज्म। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना वाटर है, तो 65% वाटर है, बाकी का फिर ड्राई मटेरियल है। तो उसमें 70% वाटर जो रहता है वो किसका कंपोनेंट रहता है, प्रोटोप्लाज्म में रहता है। प्रोटोप्लाज्म बोले तो सेल का जो फ्लूइड मटेरियल रहता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा वाटर ही रहता है। 70% वाटर उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। एन एवरेज adult needs 5 to 6 glasses of water daily for the normal functioning of the body। एक एवरेज इंडिविजुअल के अंदर 5 से 6 ग्लासेस क्या होना चाहिए, वाटर उसने कंज्यूम करना चाहिए। काय के लिए, तो दैट इज फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल होने के लिए उतना फूड रहना, उतना वाटर रहना जरूरी है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड varies with temperature and humidity of the air। जैसे कि देखो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बोले तो जैसे समर में, विंटर में अलग अलग फॉर्म में हम क्या करवाते हैं,
समर में अलग कंडीशन लगती है वाटर की, ज़्यादा कंजप्शन करते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता है, लेस ह्यूमिडिटी रहती है। और विंटर में कम टेम्परेचर रहता है, इसीलिए कम वाटर कंजप्शन करते हैं। तो सराउंडिंग के ऊपर या ऑन द डिग्री ऑफ फिजिकल वर्क, कितना हम एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को हार्ड कितना वर्क लगाते हैं करने को, या फिजिकल वर्क कितना करते हैं, उसके ऊपर भी क्या डिपेंडेंट रहता है, वाटर कितना लगेगा वो डिपेंडेंट रहता है। बेबीज या इन्फेंट्स अंडर 6 months are not advised to take water as their kidneys are not that matured to meet the intoxication and sodium present in the water। इसीलिए जो छोटे जस्ट बॉर्न जो बेबीज रहते हैं उनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि उनके किडनीज अभी मैच्योर नहीं रहते हैं। और जो बाहर से वाटर लेते हैं हम, वो वाटर के अंदर थोड़ा क्या रहता है, इन्फेक्टिव मटेरियल रहता है, टॉक्सिक थोड़े रहते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए उसकी जो किडनीज रहते हैं वो परफेक्टली अभी मैच्योर्ड नहीं रहते हैं। देन फंक्शंस ऑफ वाटर आर एज फॉलोस। अब वाटर के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर देना। टू एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम इन द excretional activities। एक्सक्रीशनल एक्टिविटीज के लिए यानी बॉडी का टेम्परेचर वाटर के वजह से ही मेंटेन हो जाता है। और एक्सक्रीशनल एक्टिविटीज के अंदर बोले तो टू रिमूव द वेस्ट आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी ये प्रोसेस यूटिलाइज किया, यानी वाटर यूटिलाइज किया जाता है। and to regulate almost all the biochemical reactions। Biochemical reactions बोले तो metabolic reactions, and these metabolic reactions they are either the catabolic reactions or anabolic reactions। वो reactions को either catabolic reactions बोलते हैं या anabolic reactions बोलते हैं। अब functions of water, वाटर के फंक्शंस क्या रहते हैं? टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर वो कंट्रोल करवा देता है। इन एक्ट टू एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम इन द एक्सक्रीशनल एक्टिविटीज, यानी टू लॉस द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, या टू एक्सक्रीट, to eject, to eliminate the toxic material outside the body, and to regulate almost all biochemical reactions। और बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस रहते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या रहते हैं? तो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द वाटर। ये वाटर के अलग अलग एक्टिविटीज रहते हैं या रोल्स रहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड। फूड के कंस्टिट्यूएंट रहते हैं और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बोल के क्या किए जाते हैं? यूटिलाइज किए जाते हैं। दे आर द मेन एनर्जी producers और फ्यूल सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। फ्यूल बोले तो बॉडी को जैसे फ्यूल बर्न करने से एनर्जी मिलती है, वैसे ये कार्बोहाइड्रेट यूज करने से बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एंड दे आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। ये
प्लांट और एनिमल के अंदर, स्पेशली प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च इज नथिंग बट द रिजर्व फूड मटेरियल। स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है प्लांट का। और ग्लाइकोजन या ग्लूकोज, स्पेशली ग्लाइकोजन, दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स। वो एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। तो ऐसे फॉर्म के अंदर वो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूट द 1.5% ऑफ बॉडी। बॉडी के अंदर जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, कंपोजिशन रहता है या टोटल वेट रहता है, उसमें 1.5% जो वेटेज रहता है वो किसका रहता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट का रहता है। देन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये बायोमोलिक्यूल के अंदर भी आपने पढ़ लिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, यानी 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, यानी उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये उसके मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। And these carbohydrates are the polymers of smaller units, that is glucose. कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहते हैं, यानी पॉलीमर के फॉर्म में रहते हैं। और उसके जो मोनोमर्स रहते हैं, मोनोमर्स बोले तो उसको बनाने वाले यूनिट्स जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज द ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड्स जिसको हम बोलते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट, कितने टाइप के मोनोमर्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मोनोमर्स प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट 3 अलग अलग टाइप के रहते हैं। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। उसमें 1 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? मोनोसैकेराइड्स। मोनो बोले तो सिंगल और सैकेराइड बोले तो शुगर। अब ये मोनोसैकेराइड जो रहते हैं ना, दीज आर द सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जैसे बेसिक ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है। ये बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है? सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। फिर डाइसैकेराइड, डाई फॉर 2, सैकेराइड फॉर शुगर। 2 सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को रिएक्ट होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऐसी जब रिएक्शन हो जाती है तो उनसे 2 शुगर वाला 2 मोनोसैकेराइड रिएक्ट होने से जो शुगर मॉलिक्यूल बनता है दैट इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। उसको डाइसैकेराइड ऐसे बोला जाता है। डाई फॉर 2, सैकेराइड फॉर शुगर्स। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स जिसमें रहते हैं उसको डाइसैकेराइड्स बोला जाता है। तो डाइसैकेराइड में एक आता है सुक्रोज, दूसरा आता है लैक्टोज और तीसरा आता है माल्टोज। ये सुक्रोज जो बनता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। लैक्टोज जो बनता है दैट इज 1 ग्लूकोज प्लस 1 गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। और माल्टोज जो बनता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लूकोज प्लस अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही क्या बनता है? माल्टोज बनता है।
तो उनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड एज अ डाइसैकेराइड्स। उनको डाइसैकेराइड्स ऐसे बोला जाता है। डाई फॉर टू, सैकेराइड्स फॉर शुगर्स। दो शुगर मॉलिक्यूल वाले जो कंपाउंड रहते हैं, दो मोनोसैकेराइड वाले जो कंपाउंड रहते हैं, उनको डाइसैकेराइड्स ऐसे बोला जाता है। देन ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगो बोले तो फ्यू, सैकेराइड्स बोले तो शुगर्स। फ्यू मोनोसैकेराइड्स यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे अगर मोनोसैकेराइड एक दूसरे को रिएक्ट होके उनकी एक शॉर्ट चेन बन जाती है, उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और उससे जब लंबी चेन बन जाती है यानी मोर देन 9 जब बन जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। उसको पॉलीसैकेराइड्स ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है? ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, दे इंक्लूड द ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। उसमें ग्लाइकोजन आता है, स्टार्च आता है या सेलुलोज आ जाता है। तो ऐसे ये तीन अलग अलग उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो पॉलीसैकेराइड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट ये मोनोसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड और कैसे कैसे रहते हैं? कम टू नेक्स्ट पेज। वे डाइसैकेराइड्स कैसे रहते हैं? दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे को जब रिएक्ट हो जाते हैं तब उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज वन डाइसैकेराइड। उसको एक डाइसैकेराइड ऐसे बोलते हैं। अब ये दो मोनोसैकेराइड्स कौन से रहते हैं? विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक माल्टोज नाम का माल्ट शुगर फॉर्म हो जाता है, और वो माल्ट शुगर बोले तो दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बनता है? एक माल्टोज नाम का कंपोनेंट बनता है। फिर लैक्टोज, दैट इज नथिंग बट द मिल्क शुगर, उसको मिल्क शुगर बोलते हैं। मिल्क के अंदर लैक्टोज रहता है और वो लैक्टोज बना हुआ रहता है, दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज प्लस एक गैलेक्टोज, ये दोनों से मिला के क्या बनता है? देर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन लैक्टोज। उसको एक लैक्टोज ऐसे बोला जाता है। और सुक्रोज क्या रहता है? तो दैट इज द केन शुगर। शुगर केन जिसको बोलते हैं हम, दैट इज द केन शुगर। और वो जो कि केन शुगर रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रहता है और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल रहता है। ये दो मोनोसैकेराइड मिला के एक डाइसैकेराइड बन जाता है। तो ऐसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज, एंड ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज, ऐसे अलग अलग फॉर्म के डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड बोले तो डाई ने टू, सैकेराइड्स फॉर शुगर मॉलिक्यूल, ये शुगर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स, उससे ज्यादा जब चेन बन जाती है यानी ट्राई सैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सा, ऑक्टा, ऑक्टा वगैरह ऐसे बन जाती है, तो उसको अप टू 9 तक ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है। और उससे ज्यादा जब चेन लंबी हो जाती है
तो उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। उनको पॉलीसैकेराइड्स बोला जाता है। अब पॉलीसैकेराइड्स के अंदर कॉटन और पेपर, पेपर बोले तो अपना जो न्यूज़पेपर का पेपर रहता है, नोटबुक का पेपर रहता है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ प्योर सेलुलोज। वो किससे बने हुए रहते हैं? तो सेलुलोज से बने हुए रहते हैं। अब सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज इज नथिंग बट द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज एक जगह आके उससे जो पॉलीमर फॉर्म हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोज। उसको सेलुलोज बोला जाता है। अब एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, गोट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। जो रूमिनेंट एनिमल्स रहते हैं वो सेलुलोज को क्या करवा सकते हैं? डाइजेस्ट करवा सकते हैं, बट ह्यूमंस इज डिवोट ऑफ इट। मगर ह्यूमन उसको डिवोट करवाते हैं, यानी ह्यूमन के थ्रू उनका डाइजेशन नहीं हो जाता है। यानी इसीलिए ह्यूमंस के अंदर जो सेलुलोज रहता है दैट इज टू प्रोवाइड और रफेज टू द आवर बॉडी सिस्टम। अपने जो बॉडी की सिस्टम रहती है उसको रफेज प्रोवाइड करने के लिए ये सेलुलोज इसेंशियल रहते हैं। उसके बाद में स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज in saliva of a human being by an enzyme that is called as tyline or salivary amylase। अब इसका डाइजेशन कैसे होता है? ये जो स्टार्च बोले तो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है तो उसको डाइजेस्ट कैसे करना चाहिए, उसको सिंपल में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए? तो प्लांट के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, स्टार्च फॉर्म में जो रिजर्व फूड मटेरियल रहता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने माउथ से वो प्रोसेस शुरू हो जाती है। यानी असल में शॉर्ट में आगे डाइजेशन का प्रोसेस दिया है। डाइजेशन बोले तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। तो स्टार्च को अगर माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करना है तो अपन जब फूड को बाइटिंग करते हैं, चेविंग करते हैं, तो उस समय सलावा ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय एन एंजाइम टाइलिन, टाइलिन नाम का एंजाइम रहता है, या उसको ही सेलेवरी अमाइलेज बोलते हैं। माउथ के अंदर ये एंजाइम रहता है एंड इट्स 1 ग्राम गिव्स टू 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर 1 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च यूटिलाइज करते हैं तो उसमें से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या हो जाती है? अपने बॉडी को अवेलेबल हो जाती है। तो लिविंग सेल्स रिसीव कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम बॉडी ब्लड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि जब उसको स्टार्च को ब्रेक किया जाता है, वो पॉलीमर है, उसको हाइड्रोलाइटिक टाइलिन या सेलेवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम्स के थ्रू जब ब्रेक किया जाता है तो वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है, उसको ऐसे स्टेप वाइज में डिवाइड किया जाता है। पहले उसके पॉलीसैकेराइड से ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड से डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड से आगे परफेक्टली मोनोसैकेराइड फॉर्म हो जाते हैं, यानी ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन सलावा ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय द एंजाइम टाइलिन और सेलेवरी अमाइलेज एंड इट 1 ग्राम गिव्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। उसमें से 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं तो बॉडी को अपने 4 किलो कैलोरीज एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। तो लिविंग सेल्स रिसीव कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्लड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अपने बॉडी के अंदर जो फूड यूटिलाइज करने की जो प्रोसेस रहती है वो मोस्टली ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइज की जाती है। इसीलिए जब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक किए जाते हैं तब उसको सिंपल यानी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है,
दैट इज नथिंग बट द ग्लूकोज। वो जो सिंपलेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। Then excess of glucose is stored in liver and muscles as glycogen by the process of glycogenesis। एक्सेस जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, मसल्स के अंदर स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी उसमें शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। When level of blood glucose fall, जब ब्लड ग्लूकोज की लेवल फॉल हो जाती है तो ग्लाइकोजन इन लिवर इज हाइड्रोलाइज्ड टू प्रोड्यूस इट, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस टेक्स प्लेस। तो जब बॉडी में का ग्लाइकोजन ब्रेक किया जाता है, ग्लाइकोजन ब्रेक किया जाता है तो ग्लाइकोजन ब्रेक करके वो प्रोसेस कहाँ हो जाती है, लीवर के अंदर हो जाती है। तो उससे जब हाइड्रोलाइसिस होता है दैट इज प्रोड्यूस टू ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस बोले तो ग्लाइकोजन को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। ब्रेक होने से कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट किए जाते हैं। excess carbohydrates of food is changed into fat through the process of lipogenesis। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट